अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया सॉल्यूशन वेब एफएक्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि बैकग्राउंड को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे CSS में बैकग्राउंड की कितनी टाइप्स होती हैं। असल में बैकग्राउंड्स की जो टाइप्स होती हैं वो दो ही होती हैं, एक होती है बैकग्राउंड कलर और दूसरा होता है बैकग्राउंड इमेज। आगे फर्दर इन्हीं को टैकल करने के लिए हमारे पास मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम उन्हें ही आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं। पता तो सबको है कि बैकग्राउंड कलर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा बैकग्राउंड इमेज होती है कि बैकग्राउंड को हम इमेज में कैसे लगा सकते हैं। और एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इमेज काफ़ी बड़ी है, यानी कि आपके डिव टैग के मुताबिक है, आपके कंटेनर के मुताबिक है, तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो नज़र नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आपकी इमेज कुछ छोटी है, कुछ इस तरह से है, तब आपका बैकग्राउंड कलर नज़र भी आएगा। हम इमेज को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, उसको जैसे चाहे बना सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर रहते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाता है इंसान को कि जब आप बैकग्राउंड को टैकल करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, और CSS आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से आप अपने बैकग्राउंड इमेज को टैकल करें, उसकी पोजीशनिंग को, उसके साइजिंग को, उसकी रेपिटेशन को। तो इससे काफ़ी कुछ हम इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आगे मज़ीद बढ़ते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड कलर आता है, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं किसी भी अपने डिव टैग को, किसी भी कंटेनर को, बॉडी को और रैपर को, बैकग्राउंड को, हेडिंग को, किसी भी एनीथिंग, किसी भी एलिमेंट को जब हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। और उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ देते हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। कलर नेम होता है, जाहिर सी बात है कलर का नेम होता है, लेकिन एक बात बता दूं कि कभी भी कलर नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ये छोटी सी टिप है उन लोगों के लिए जो लोग ये नहीं जानते, तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि कलर नेम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मुख्तलिफ ब्राउज़र में जब हमारी वेबसाइट्स को खोला जाता है तो मुख्तलिफ ब्राउज़र्स के अंदर नेम को लेकर, कलर्स नेम को लेकर काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, कंपैटिबिलिटी का मसला आता है। तो सजेशन यही रहेगी कि आप कलर नेम की बजाय आप हेक्साडेसिमल कोड को इस्तेमाल करेंगे, कलर हेक्सा कोड को इस्तेमाल करेंगे, जो हम हैश के साथ आगे अपने कलर्स का जो कोड होता है वो देते हैं। कलर्स कोड में एक से लेकर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं और ABC, A से लेकर F तक के हरूफ आते हैं। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप हेक्साडेसिमल कोड इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा सा हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, आप उसकी ओपेसिटी को, उसके सैचुरेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर RGBA या RGB का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और HSL भी इसी तरह ही काम करता है। और A का मतलब अल्फ़ा होता है और अल्फ़ा होता है ओपेसिटी को कहते हैं कि इस किसी भी कलर की कितनी ओपेसिटी हो, सी थ्रू करने के लिए हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अल्फ़ा का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को कलर्स के बारे में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है या वो अपने कलर्स स्कीमिंग को नहीं बना पा रहे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में भी कोई वीडियोस अच्छी सी बना दूंगा। कलर का बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो काफ़ी लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताऊँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आज इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में। बैकग्राउंड इमेज में सबसे पहले जो होती है वो हमारा URL होता है, हमारी रेपिटेशन होती है। रेपिटेशन से मुराद होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड पे जो इमेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट हो रहा होता है, चाहे वो हमारा जो कंटेनर होता है उसमें पूरा फिट हो या ना हो, वो बैकग्राउंड पे रिपीट हो ज़रूर रहा होता है। तो उसकी रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर रिपीट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। पोजीशनिंग सेट करते हैं कि हमारा इमेज टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, सेंटर कहाँ पर शो हो, उसकी पोजीशनिंग कैसे इस्तेमाल हो।
उसके बाद हमारा जो साइज़ होता है कि हमारी बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो क्या हो। उसके बाद ओरिजिन, हमारी इमेज कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पर ख़त्म हो। क्लिप के हमें थोड़ी सी और ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है कि हम बैकग्राउंड कलर को और इमेज को दोनों को एक साथ ही टैकल कर रहे होते हैं। ओरिजिन और क्लिप के केस में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये आ जाता है कि हम बैकग्राउंड क्लिप के केस में हम बैकग्राउंड कलर को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्लेंड मोड उसी तरह ही होता है। अगर किसी ने फोटोशॉप का इस्तेमाल किया हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल किया हुआ है या लाइटरूम का इस्तेमाल किया हुआ है, जो उसमें ब्लेंड मोड्स होते हैं वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ब्लेंड मोड्स के बारे में बता दूं कि ब्लेंड मोड्स जो हैं वो क्रोम और फायरफॉक्स पर ज़्यादातर इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो ज़्यादातर क्रोम पर ही है, अच्छी है। लेकिन अदर ब्राउज़र में इसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ख़ास तौर पर एक्सप्लोरर और एज, तो उसके लिए हम कोशिश मेरी आपको यही रहेगी, सजेशन यही रहेगी कि आप लोग इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसके बजाय कोई तरीका इख्तियार करें, लेकिन इसको इस्तेमाल अभी के लिए ना करें। अगर करना चाहते हैं तो आपको फिर दूसरे ब्राउज़र्स के लिए फॉलबैक सीएसएस को लिखना ज़रूर पड़ेगा, वरना आपकी जब जो वेबसाइट है वो जैसे ही दूसरे ब्राउज़र में खुलेगी, जैसे एक्सप्लोरर पर, एज पर, तब आपको प्रॉब्लम होगी, तब आपके यूज़र को प्रॉब्लम होगी। और जब यूज़र को प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वो आपके कस्टमर हैं, यूज़र हैं, विजिटर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमने अपना कंटेंट डिस्प्ले करवाना होता है, उनको शो करवाना होता है, उनकी इंटरटेनमेंट का भी हमें पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद मैं अब इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने लगा हूँ। मैंने एक डिव टैग लिया, डिव टैग के ऊपर मैंने उसको बॉर्डर सॉलिड अप्लाई कर दिया ब्लू कलर से। और इसकी मैंने जो विड्थ है वो मैंने 200 पिक्सल कर दी, और इसकी जो हाइट है वो भी मैंने 200 पिक्सल कर दी। ये मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। किसका? डिव टैग का। डिव टैग को आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना तो उसमें अगर कोई कंटेंट हम नहीं रखते तो उसकी जो हाइट होती है और जो हाइट होती है वो नज़र नहीं आती, तो इसलिए हमें उसकी विड्थ तो वो पूरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हाइट को फिर हमें उसको अप्लाई करना पड़ता है अगर उसमें कोई कंटेंट नहीं है। मैं यहाँ पर बॉर्डर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं ब्लू कर रहा हूँ, और उसकी जो साथ ही अब मैंने बैकग्राउंड इमेज को लगा दी है। अब बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है, हम उसको यूआरएल देते हैं। यूआरएल में हम वो पाथ देते हैं जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी होती है। अगर मेरी इमेज किसी फोल्डर में पड़ी होती है तो मैं पहले फोल्डर का पाथ देता, यानी पहले फोल्डर नेम आता, फोल्डर नेम के बाद फिर मेरी इमेज का नेम आता। लेकिन अगर मेरी इमेज किसी और वेबसाइट पर पड़ी होती तो मैं उस वेबसाइट का पाथ देता, ऑनलाइन सर्वर का पाथ देता, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि यूआरएल दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। यूआरएल जो रिलेटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि हम अपने ही कंप्यूटर के अंदर इमेज को डालना चाह रहे हैं, यानी कि अपने ही कंप्यूटर की जो डायरेक्टरी का पाथ होता है, किसी ड्राइव का पाथ होता है या किसी फोल्डर का पाथ होता है, तो हम उसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। लेकिन अगर वही बात हम किसी ओपन आउटसोर्स से लेते हैं, जैसे किसी और वेबसाइट से लेते हैं, किसी सर्वर का पाथ लेते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद मैंने बॉर्डर भी सॉलिड अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी मैं बॉर्डर इसका चेंज कर दूंगा, उसके लिए बाद में देखेंगे। मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज वो दी। अब मैंने बैकग्राउंड साइज जो है इसका 100 पिक्सल कर दिया। असल में मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड साइज मैंने 100 पिक्सल दिया हुआ। 100 पिक्सल यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ बैकग्राउंड साइज के केस में, तो क्या होता है, बैकग्राउंड साइज को जैसे मैं 100 पिक्सल दूंगा या कोई भी वैल्यू दूंगा तो इसको प्रोपोर्शनली वो छोटा करेगा, प्रोपोर्शनली छोटा करेगा, एस्पेक्ट रेशो का ख्याल रखेगा, विड्थ और हाइट को दोनों को टैकल करेगा खुद ही, यानी ताकि हमारी जो इमेज है उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है, या कह लें कि वो स्ट्रेच नहीं करेगा और इमेज को ख़राब नहीं होने देगा, वो प्रोपोर्शनली ही उसको छोटा करेगा और बड़ा करेगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू देने का ये फ़ायदा है। दो वैल्यू देनी होगी, अगर हम पहली वैल्यू दे रहे हैं तो वो विड्थ के हिसाब से होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है हमारी हाइट के लिए। तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि अगर आप अच्छा इफ़ेक्ट
हासिल करना चाहते हैं तो एक वैल्यू दें, और अगर आपने दो वैल्यूज़ देनी ही हैं तो फिर आपको वैल्यूज़ देकर आपको इतना वैल्यूज़ के मामले में आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आपको एतमाद होना चाहिए, ताकि कि आप जो वैल्यूज़ दे रहे हो वो तस्वीर को ख़राब ना करे, उसकी शक्ल को उसको स्ट्रेच ना करे। ठीक है, बैकग्राउंड साइज मैंने 100 पिक्सल ले दिया। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम बैकग्राउंड पर इमेज लगाते हैं, चाहे वो इमेज कोई भी हो, जब इमेज की बात आती है तो इमेज इस तरह से रिपीट होती है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड रेपिटेशन। रिपीट हो रही है बार बार। अब इमेज जैसे ही बार बार रिपीट होती है तो बड़ा अजीब सा इफ़ेक्ट देती है। कभी कभी हमें जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए न्यू कमर्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं हमसे कोई गलती हो गई है, हमने कोई इमेज को ऐसे लगा दिया है कि ये बार बार रिपीट हो रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। कोई भी इमेज लगाते हैं तो वो रिपीट होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, चाहे वो बड़े साइज़ में है, चाहे वो छोटे साइज़ में है। छोटे बड़े साइज़ को मैंने छोटा करके आपको दिखाया ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम बैकग्राउंड को बड़े से छोटा भी कर सकते हैं। और छोटे से बड़ा करने के लिए फिर वो हाई रेजोल्यूशन तो इस तरह का मसला होता है, लेकिन अगर बड़े से छोटा किया जाए तो हमारी जो इमेज का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमें अच्छा खासा मिल रहा होता है। हमारी इमेज डैमेज भी नहीं होती, पिक्सलेट भी नहीं होती, फटती नहीं, उसके पिक्सल्स बराबर रहते हैं। तो बैकग्राउंड साइज़ में मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी हमारा जो इमेज है, बैकग्राउंड जो उसकी रेपिटेशन होती है वो किस तरह से हो रही होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी जो रेपिटेशन हो रही होती है दो तरह से हो रही होती है, एक होती है वाई एक्सिस पर और एक होती है एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस से मुराद ये है कि ये वर्टिकली हो रही होती है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ हो रही होती है, और एक्स एक्सिस से मुराद ये है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रही होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली हो रही होती है। तो लिहाजा जब भी हम तो इसका मतलब ये है कि हम इसको वर्टिकली भी टैकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी टैकल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी जो रेपिटेशन है वो सिर्फ वाई एक्सिस पर रहे या एक्स एक्सिस पर रहे, वो भी हम टैकल कर सकते हैं। किस तरह? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज सिर्फ इस तरह ऊपर से नीचे वाई एक्सिस पर टैकल करूँ उसकी, यानी कि रेपिटेशन को मैं वाई एक्सिस पर टैकल करूँ, तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट रिपीट डैश वाई। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगेगी और उसकी जो वैल्यू आएगी रिपीट डैश वाई की आएगी, ताकि मैं उसको रिपीट करवा सकूं टॉप से बॉटम की तरफ वाई एक्सिस पर वर्टिकली। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली हो, लेफ़्ट टू राइट हो, तो मैं बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में लिखूंगा रिपीट डैश एक्स। तो मेरी जो बैकग्राउंड की जो रेपिटेशन है वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो बैकग्राउंड की जो रिपीट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि मेरी जो बैकग्राउंड की जो रेपिटेशन आ रही है वो बिल्कुल की बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। यानी कि मुझे ना तो ये वाई एक्सिस पे चाहिए और ना ये मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए, मुझे ये बिल्कुल ख़त्म चाहिए इस तरह। बैकग्राउंड रिपीट की जैसे मैं प्रॉपर्टी को नो रिपीट लिखूँगा तो ये इस तरह से मुझे इफ़ेक्ट देगा सिर्फ सिंगल इमेज के लिए। तो इस तरह से हम अपनी रेपिटेशन को भी टैकल कर सकते हैं। बाकी मज़ीद मैं इसको जब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, कोडिंग की तरफ, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बैकग्राउंड की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा टैकल करूँ। बैकग्राउंड की जो पोजीशनिंग है उसको मैं थोड़ा, अब मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ बैकग्राउंड पोजीशन। अब पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन में भी दो चीज़ें हो रही होती हैं। जो पहली हमारी होती है, अगर हम इसको पिक्सल्स में दे रहे हैं, अगर हम इसको पिक्सल में दे रहे हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं दे रहे, यानी कि टॉप राइट लेफ्ट बॉटम नहीं दे रहे, अगर हम इसको पिक्सल में दे रहे हैं, यानी 80 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल, जैसे मैंने बैकग्राउंड साइज़ दिया हुआ है, तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है, मान लो कि मैंने इसको 100 पिक्सल दे दिया, तो ये 100 पिक्सल लेफ़्ट से राइट की तरफ चली जाएगी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलती है, एक्स एक्सिस पर चलेगी हॉरिजॉन्टली। और अगर मैं इसको साथ ही सेकंड प्रॉपर्टी दे देता हूँ, यानी कि 100 पिक्सल, मैं इसको आगे एक स्पेस देने के बाद 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये टॉप से नीचे की तरफ आ जाएगी,
यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आएगी। तो इस तरह से हम इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं, वो मैं मज़ीद आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे। लेकिन मैं अभी स्ट्रिंग पर रह रहा हूँ और मैं स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको काफ़ी मदद देती हैं। आपको यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पिक्सल में देने की ज़रूरत कभी कभी हमें फ़ौरन से हमें करना पड़ता है एडजस्ट। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं कि टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम और सेंटर। इसमें क्या क्या फ़र्क है ये मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन क्या लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं इसको टॉप करूँगा तो आपके ख्याल में ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। बैकग्राउंड पोजीशन को मैं जैसे टॉप करूँगा, सिंगल वैल्यू दूंगा, तो ये टॉप पर ही रहेगी, लेकिन ये टॉप के सेंटर में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। अब इसने यहाँ पर किया क्या है, अब इसने यहाँ पर ये किया है कि जब हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को तो उठाती है, साथ में उसको सिंगल वैल्यू के साथ सेंटर में अलाइन करती है। यानी कि अगर मैंने टॉप लिखा है तो ये टॉप के सेंटर में चली गई है। इस तरह मैं अगर राइट लिखूंगा तो ये राइट यानी कि ऊपर से नीचे वर्टिकली राइट के सेंटर में आ जाएगी। अगर मैं बॉटम लिखूंगा तो ये बॉटम के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी हॉरिजॉन्टली। अगर मैं लेफ़्ट लिखूंगा तो ये वर्टिकली ऊपर से नीचे वाला जो हिस्सा हमारा आ रहा है उसके सेंटर में आ जाएगी। इसको हम मज़ीद देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ बॉक्स के पास, ये जो मेरा ग्रीन कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है यहाँ पर शो हो, मैं अपनी इमेज को यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं कुछ नहीं दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो यहीं पर ही होती है। मैं अगर पोजीशनिंग को सेट नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन होती है वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ही होती है। लेकिन अगर मैंने मेरी इमेज पहले किसी जगह पर पड़ी है, मैंने यहाँ उसको पहले से पोजीशन किया हुआ है और मैं पोजीशन उसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट लेके जाना है, तो मैं उसको ओवरराइड करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा टॉप लेफ़्ट। तो जैसे ही मैं टॉप लेफ़्ट लिखूँगा तो वह मेरी बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर अब मेरा इस वक्त ग्रीन बॉक्स है, तब क्या होगा, तब अगर मैं लिखता हूँ खाली राइट, तो आप देखें कि राइट के केस में क्या हो रहा है, ये वर्टिकली अपने आप को राइट के अंदर अलाइन कर रहा है, वर्टिकली ऊपर से नीचे राइट की तरफ। अब ये राइट वाली साइड पर आ गया, राइट वाली साइड पर उसको वर्टिकली सेंटर अलाइन कर रहा है। लेकिन मुझे कहाँ जाए, जहाँ पर मेरा ये राइट टॉप कॉर्नर, जहाँ पर हमें ये हमारा ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, मैं जैसे ही टॉप राइट लिखूँगा तो आप देखें ये टॉप राइट पर चली गई है। और अगर मैं जैसे ही, अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम पर आ जाए, कहाँ बॉटम पर, यहाँ जहाँ पर मेरा ग्रीन बॉक्स है। अब मैं जैसे ही खाली बॉटम लिखूँगा, यानी कि बैकग्राउंड पोजीशन में जो बॉटम लिखूँगा उसकी वैल्यू मैं बॉटम दूंगा, तो ये क्या होगा, ये सेंटर बॉटम यानी कि हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट ये अपने आप को बॉटम के सेंटर में ले आएगा। ये सेंटर की प्रॉपर्टी को बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेंटर में ले आएगा। लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ जहाँ पर मेरा ग्रीन बॉक्स है। तो मैं बॉटम राइट जैसे ही लिखूँगा मेरी इमेज उठकर वहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरह से हम कोई इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं, ये आपको बताने का मकसद था मेरा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है वो इस तरह लेफ़्ट कॉर्नर पर आ जाए। तो क्या होगा, मैं जैसे ही इसको लेफ़्ट करूँगा तो ये कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ रही है। क्यों आ रही है, मैंने बताया था कि जैसे ही मैं सिंगल वैल्यू दूंगा तो ये लेफ़्ट के वर्टिकली सेंटर में ले आएगा, मिडल में ले आएगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही बॉटम लेफ़्ट दूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरे बॉटम के लेफ़्ट पर ले आएगा। अब यहाँ पर आपको चारों की चारों मैंने पोजीशनिंग बता दी, एक पोजीशनिंग रह गई है जिसका नाम है सेंटर। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी इमेज है वो सेंटर में आए। तो इस तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जैसे ही सेंटर लिखूँगा तो मेरी इमेज उठकर सेंटर में चली जाएगी, मेरी इमेज उठकर सेंटर में चली जाएगी।
अब ये सेंटर के किस हिस्से के सेंटर में आई है, ये एक डिव टैग है उसके सेंटर में आई है, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी को इसने खुद ही कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उसको सेंटर में अप्लाई कर दिया, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से, इसको खुद ही वो ले आई है। तो ये होती है कुछ पोजीशनिंग कि इसको हम पोजीशन कैसे करते हैं, और पिक्सल से पोजीशन कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू देकर कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में लेके आ रहा हूँ। अब मैंने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है वो बैकग्राउंड ओरिजिन की है। मैं इसको सब जो मेरी जो पोजीशनिंग है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ यूआरएल, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में मैं इसका यूआरएल दे रहा हूँ। बैकग्राउंड साइज़ मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ और इसकी जो बैकग्राउंड की जो रेपिटेशन है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। डिव के ऊपर मैंने वही 200 पिक्सल हाइट और विड्थ दी हुई है। अब क्या होगा, अब मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर कितने पिक्सल का, 10 पिक्सल का, रेड कलर में, और ये इसका स्टाइल क्या होगा, डैश्ड होगा, और साथ में मैं इसके टेक्स्ट भी जनरेट करवा रहा हूँ। मैंने इसको टेक्स्ट भी दे दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी जो पैडिंग है वो भी अप्लाई कर दूँ, और मैंने इसको 80 पिक्सल पैडिंग भी अप्लाई कर दी है। 80 पिक्सल पैडिंग भी अप्लाई कर दी है। अब ये टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम पर 80 पिक्सल की पैडिंग भी अप्लाई होगी। पैडिंग क्या होती है, जो कंटेनर होता है जिसमें हमारा कंटेंट पड़ा होता है, कंटेंट के और कंटेनर के बॉर्डर के दरमियानी फासले को हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मुख्तसर सी ये उसकी पैडिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद मैं 80 पिक्सल को उसके बाद मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं अब इसको बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। अब बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि हम अपने ही इमेज के जो बैकग्राउंड पे हमारा कोई भी इमेज है उसको हम उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम उसको टैकल करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग बैकग्राउंड ओरिजिन की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉर्डर बॉक्स होती है, पैडिंग बॉक्स होती है, और स्ट्रिंग में बॉर्डर बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स है और कंटेंट बॉक्स होती है। ये हमारी 3 वैल्यूज़ होती हैं बैकग्राउंड ओरिजिन की, जो हम देते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसको बैकग्राउंड ओरिजिन किया, प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और उसकी मैंने वैल्यू जैसे ही बॉर्डर बॉक्स दी, तब आप देखेंगे हमारी जो इमेज है वो बॉर्डर के अंदर की तरफ चली गई है। यहाँ पर अब आप नोट कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो बॉर्डर के अंदर की तरफ है। अच्छा, अब मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड ओरिजिन है वो पैडिंग बॉक्स कर दो। क्या कर दो, पैडिंग बॉक्स। अब मैं जैसे ही इसको पैडिंग बॉक्स करूँगा तब आप देखें कि इसकी जो इमेज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका ओरिजिन बन रहा है, वो वहाँ से है जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट होती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब आप बॉर्डर बॉक्स दे रहे हो और जब आप पैडिंग बॉक्स दे रहे हो, तब इसमें क्या फ़र्क है। पैडिंग बॉक्स के केस में ये होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो बॉर्डर से अंदर की तरफ आ जाती है, और जहाँ से हमारी इमेज पैडिंग स्टार्ट हो रही होती है वहाँ से हमारी इमेज का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। और बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि टॉप से, बिल्कुल टॉप से जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो ये वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में। अब मैं बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ कंटेंट बॉक्स। अब कंटेंट हमारे इस डिव टैग के अंदर कंटेंट कौन सा है, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा कंटेंट है। मैं जैसे ही कंटेंट बॉक्स करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो उठकर मेरे बिल्कुल कंटेंट के पीछे आ जाएगी, जहाँ से मेरा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका इमेज का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो मेरा कंटेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। अब देखें कि हमारी इमेज कहाँ थी, कितने साइज़ की थी, इसको क्या था, हमने कहाँ से उठाकर इसको कहाँ पर ले आए। ये है पावर ऑफ CSS। तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी कोड के साथ होगी उतना अच्छा आप इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं। चलें अब हम पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड क्लिप की है।
अब बैकग्राउंड क्लिप और ओरिजिन इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, यानी कि बॉर्डर बॉक्स, इसकी भी बॉर्डर बॉक्स है, पैडिंग बॉक्स जैसे हमारी बैकग्राउंड ओरिजिन की थी इसकी भी वही है, और हमारा कंटेंट बॉक्स इसकी भी वही है बैकग्राउंड क्लिप की जो हमारी बैकग्राउंड ओरिजिन की थी। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं जब भी बैकग्राउंड क्लिप की बात कर रहा हूँ या बैकग्राउंड ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं बैकग्राउंड क्लिप को इस्तेमाल करूँगा तो मैं उसके साथ अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी थोड़ा बहुत टैकल कर रहा होता हूँ। क्लिप में हमारा थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है कि हम बैकग्राउंड कलर को भी साथ में, इमेज के साथ साथ हम बैकग्राउंड कलर को भी टैकल कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई बैकग्राउंड कलर दिया होगा तो वो भी इसके साथ इफ़ेक्ट होगा। तो बैकग्राउंड क्लिप के केस में जैसे ही मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा, जैसे ही मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा तो ये यहीं पर ही रहेगी। जैसे ही मैं बॉर्डर बॉक्स करता हूँ तो ये यहीं पर ही रहेगी, जहाँ से हमारा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है ये वहीं से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये क्लिप कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। मैंने इसको कहा है कि बैकग्राउंड क्लिप के केस में जब मैं बॉर्डर बॉक्स दूंगा तो आपने बॉर्डर जहाँ से ख़त्म हो रहा है यहाँ से इसकी इमेज की स्टार्टिंग करनी है। तो जैसे ही अब बैकग्राउंड ओरिजिन के केस में क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल इसके साथ जाकर लग जाता है, बॉर्डर के बैक साइड पर चला जाता है जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्लिप के केस में क्या हो रहा है, क्लिप के केस में हमारा ये इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इन दोनों इफ़ेक्ट को आपने जहन में रखना है कि आप कौन सा इफ़ेक्ट, जब भी कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपका मेंटल लेवल इस लेवल पर चले जाना चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि मैं जो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका मुझे इफ़ेक्ट क्या हासिल होने वाला है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि अब बैकग्राउंड क्लिप की जो अगली प्रॉपर्टी है उसको कहता हूँ पैडिंग बॉक्स। अब देखें, मैंने जैसे ही पैडिंग बॉक्स अप्लाई किया तो इसका जो कलर भी है वो भी, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी बॉर्डर के अंदर आ गया, यानी कि जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही हमारा बैकग्राउंड कलर भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बैकग्राउंड ओरिजिन के केस में क्या था कि हमारी जो इमेज है वो पैडिंग, जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और बैकग्राउंड कलर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लिप के केस में क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर भी हमारा पैडिंग की, जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है वहीं पर ही, वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों के जहन में होने चाहिए। देखें, अब मैं बैकग्राउंड ओरिजिन के केस में पैडिंग बॉक्स करता तो सिर्फ हमारी इमेज ही उसको इफ़ेक्ट आ रहा है, इमेज पर ही इफ़ेक्ट आ रहा है, इमेज ही इसके साथ मैं टैकल कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड कलर टैकल नहीं हो रहा। उसके बाद मैं जैसे ही बैकग्राउंड क्लिप को कंटेंट बॉक्स देता हूँ तो देखें क्या होता है। कंटेंट बॉक्स के जब मैं इसको कंटेंट बॉक्स देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो उठकर मेरे कंटेंट के बिल्कुल मुताबिक आ जाता है, वो उठकर बिल्कुल मेरे कंटेंट के मुताबिक आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरा इस वक्त जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड क्लिप जब मैंने कंटेंट बॉक्स किया तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो कंटेंट के मुताबिक आ गया, और मेरी जो इमेज है अभी भी ये वहीं की वहीं पर पड़ी है, मेरी इमेज कहीं पर नहीं हिली। ये देखें, मेरी इमेज अभी वहीं की वहीं है, सिर्फ मेरा बैकग्राउंड जो कलर है वो उठकर कंटेंट के मुताबिक हो गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड पोजीशन करूँगा, यानी कि अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन को टैकल करूँगा। जो मेरी बैकग्राउंड जो इमेज है अब मैं उसको इस कंटेंट के अंदर लाना चाह रहा हूँ, इस बैकग्राउंड कलर के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर लाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे लाऊंगा? 80 पिक्सल 80 पिक्सल 80 पिक्सल जो पहला है उसको मैं एक्स एक्सिस पर, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, और जो 80 पिक्सल है, जो सेकंड 80 पिक्सल है वो मैं टॉप से बॉटम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता लगा कि मुझे यहाँ पर 80 पिक्सल ही देना है? मुझे क्यों नहीं पता लगा कि मुझे 30 पिक्सल देना है? मुझे कैसे पता लगा कि मुझे 80 पिक्सल ही देना है? क्योंकि आपको याद हो कि मैंने इसको पैडिंग अप्लाई की थी 80 पिक्सल की। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन में कि मुझे लेफ़्ट से राइट की तरफ 80 पिक्सल लेकर जाना है और टॉप से बॉटम की तरफ मुझे 80 पिक्सल लेके आना है, क्योंकि मेरी जो पैडिंग है वो चारों तरफ अप्लाई हुई हुई है
और बराबर अप्लाई हुई हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, तभी आपकी समझ में आएंगी। मेरा काम सिर्फ आपको इसके अंदर जो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं वो बताना है। बाकी जितना भी काम आपका है, आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे, इसके साथ फेमिलियर होंगे, आपको ज़्यादा काम अच्छा आएगा। उसके बाद ये तो थी हमारी बैकग्राउंड ओरिजिन और क्लिप की। अब आप देखेंगे हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो कहाँ थी, उसका साइज़ क्या था, उसकी पोजीशनिंग क्या थी, और उसको मैं कहाँ ले, हमारा बैकग्राउंड कलर कहाँ था, क्या था, और उसको मैं कहाँ पर ले आया हूँ। ये होती है CSS की पावर। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि CSS के साथ हम बहुत कुछ अच्छे इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन जितनी भी होती है वो CSS में ही बनती है। अच्छे अच्छे डेवलपर जो हैं वो CSS को अपनी को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि उनको इतना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट और jQuery की तरफ जाना नहीं पड़ता। जब वो jQuery की तरफ जाते हैं या जावास्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं तो वो इस वजह से जाते हैं कि उनको कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो या कोई उससे ज़्यादा कोई अच्छा काम करना हो तो उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छा, जितनी भी हमारी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है वो CSS में ही होती है, क्योंकि CSS में कोडिंग करना ज़्यादा आसान है। तो CSS 3 इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। आने वाले दिनों में ये मज़ीद अच्छी होगी। ये CSS 3 की प्रॉपर्टीज़ हैं: बैकग्राउंड क्लिप, पोजीशनिंग, और उसके बाद बैकग्राउंड ओरिजिन, ब्लेंड मोड। अब हम ब्लेंड मोड की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारी इमेज यहाँ पर है। अब हम ब्लेंड मोड की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी इमेज के ऊपर जितनी भी पोजीशनिंग थी और उसका जो भी इफ़ेक्ट था क्लिप वगैरह का, मैं वो सब ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको नॉर्मल पर लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ब्लेंड मोड पढ़ाना चाह रहा हूँ। अब ब्लेंड मोड में क्या होता है, ब्लेंड का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स को हम आपस में मिक्स कर रहे होते हैं, ब्लेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर उसको मिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लेंड मोड, और इसकी जो प्रॉपर्टी का नेम है वो भी बैकग्राउंड ब्लेंड मोड ही है। अब ब्लेंड मोड अगर किसी ने फोटोशॉप में या अडोब इलस्ट्रेटर में या लाइट रूम में पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट लेके आते हैं। लेकिन उसमें तो वो तो स्पेशल एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए तो हमें यहाँ पर उस जैसा तो सारा कंट्रोल नहीं मिलता। लेकिन ये होता है कि हम उसके साथ अगर आपको कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कलर्स की तो आप उसके साथ काफ़ी अच्छा कुछ इफ़ेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, एज के साथ भी नहीं करता। जैसे मैंने शुरू में बताया है कि इसको अगर आप, सजेशन मेरी यही रहेगी, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉल बैक CSS भी लिखना पड़ेगी, वरना आपका जो यूज़र है उसको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। अब बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चंद की मिसाल दूंगा, बाकी फिर हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई। मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे इमेज की तरफ कि इमेज हमारा थोड़ा सा ग्रे, ब्लूश ग्रे सा हो गया है। अब ये करता क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये करता है कि जो हमारा कलर होता है, यानी कि ग्रे जो टोन होती है हमारे बैकग्राउंड कलर की और हमारे इमेज के कलर की, उसको उठाकर इमेज पर इफ़ेक्ट डाल देता है। उसके बाद अगर मैं इसको डार्कन करूं तो डार्कन के केस में आप तो देखें कि ये थोड़ा सा डार्क हो गया है ये मज़ीद डार्क की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें जो ब्लैकिश कलर होता है, ब्लैक होता है, वो उसको ज़्यादा इसने प्रोमिनेंट कर दिया है। उसके बाद बैकग्राउंड जो ब्लेंड मोड है, ह्यू। अब मैं जैसे ह्यू करूँगा, ह्यू कहते हैं किसी भी ओरिजिनल कलर को। ह्यू का मतलब होता है कोई भी ओरिजिनल कलर। अब ये क्या करेगा, जो इसमें ओरिजिनल कलर है वो हमें उठा कर दे देगा। जैसे ब्लैक है, इसके अंदर कोई भी ओरिजिनल कलर है तो ये हमें इस तरह से उठाकर दिखा देगा, अजीब सा इफेक्ट दे देता है। उसके बाद बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में आता है हार्ड लाइट। हार्ड लाइट में क्या होता है कि ये हमारा जो लाइटनेस होती है, इसके अंदर जो वाइटनेस होती है, लाइट का मतलब इसकी वाइटनेस होती है, जो वाइटनेस होती है उसको थोड़ा सा हार्ड करके हमें शो करवाता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। जैसे डार्कन में हमें ब्लैक कर देता है। और ब्लेंड मोड स्क्रीन में क्या करेगा, ये अजीब सा जो इसकी जो वाइटनेस होगी वो जितने भी इसके बैकग्राउंड कलर के और हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसके अंदर जितने भी वाइट कलर्स होंगे उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट करके हमें दिखा देगा। तो इसको हम स्क्रीन कहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसको हम थोड़ा सा कोडिंग की तरफ लेकर चलते हैं।
तो चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आ गया हूँ। मैं इस वक्त जो अपना जो मेरा वेब ब्राउज़र है वो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है क्रोम, और क्रोम का मैं डेवलपर टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको रियल टाइम पे जो इफ़ेक्ट है वो पता चले। आप लोगों की ज़्यादातर जो नज़रें यानी कि जो आपकी तवज्जो होगी वो इधर होगी, आपकी जो अटेंशन है मुझे इधर चाहिए, ब्राउज़र के ऊपर, ना कि कोड के ऊपर। कोड आप जब आप इधर इफ़ेक्ट देख लें, आपको समझ लग जाए, तो ये वीडियो आपके पास ही है। आप इसको जब चाहें पॉज कर कर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जितने मर्ज़ी चाहे देर डाउनलोड करें, इसको ऑनलाइन देखें, इसको कॉपी पर लिखें, जैसे आपका दिल करे आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड को कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ #3399AA, कुछ इस तरह से मैं इसको कलर दे रहा हूँ। ये मैंने रैंडमली चूज़ किया है, मुझे नहीं पता ये क्या है। उसके बाद मैं इसको पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। मैं पैडिंग इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल की, 40 पिक्सल की, और बल्कि इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 कर रहा हूँ। और जो मैं टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ताकि ये बराबर नज़र आए, इसकी जो एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन है टेक्स्ट की वो बराबर हो, जस्टिफाई हो जाए। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर असाइन कर रहा हूँ। बॉर्डर मैं दे रहा हूँ इसको 10 पिक्सल डैश्ड, और मैं दे रहा हूँ इसको रेड ठीक है आई थिंक, या मैं इसको दे देता हूँ ब्लू। इसको यहाँ से कलर पिकर से कोई अच्छा सा कलर चूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ब्लैक ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, चलो मैं इसको ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको बैकग्राउंड बॉर्डर को मैंने कलर भी असाइन कर दिया, और मैंने साथ ही इसको जस्टिफाई भी कर दिया, पैडिंग भी अप्लाई कर दिया, और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करता हूँ। अब मैं इसका URL दूंगा, और URL में दूंगा मैं इसका जो पाथ है line.jpg। अब देखें इसकी जो हाइट है और विड्थ अगर आप देखें, मैं इसको कंटेंट के मुताबिक रखा हुआ है। मैं इसका जो कलर है अभी के लिए आप इसको ब्लैक ही रहने दें, क्योंकि मैंने इसको इमेज को भी छोटा कर लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखें जैसे मैं इसकी हाइट को मैं 500 पिक्सल करूँगा, तब आप ये देखें कि इसकी जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। देख रहे हैं, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना। इसकी मैं अब बैकग्राउंड इमेज के बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है, बैकग्राउंड साइज़ में हमारे पास स्ट्रिंग भी होती हैं। अगर मैं ऑटो करता हूँ तो ऑटो से ये होता है कि जो इसका इमेज का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो हमें दिखाता है। यहाँ पे मैंने जूम इन किया हुआ है, इस वजह से आपको ज़रा लग रहा है, लेकिन अगर मैं 100% पर लेकर जा रहा हूँ तो इसका जो देखें एक्चुअल साइज़ है वो ये है। हाइट की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो इसका एक्चुअल साइज़ है वो ये देखें। यहाँ पर आकर इमेज ख़त्म हो रही है और यहाँ से ही वो स्टार्ट हो रही है। देखें ये रिपीट हो रही है। अब ये क्योंकि इसकी मैंने विड्थ को पूरा रखा, और मैं अगर इसकी हाइट आपको दिखा दूँ 500 पिक्सल करके, क्योंकि मैंने 100% जूम इन पर रखा हुआ, तब आपको इसका सही इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगा तो आप देखें कि ये ऐसे रिपीट हो रही है। तो इस चीज़ को आपने परेशान नहीं होना, इस चीज़ को लेकर मैं इसका आपको हल बता चुका हूँ और मज़ीद बता रहा हूँ। ऑटो में होता है कि ये हमारा एक्चुअल साइज़ जो इमेज का होता है वो हमें दिखाते हैं। मैं दोबारा इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल जो साइज़ है वो हमें दिखाती है। अगर मैं कंटेन करता हूँ, कंटेन, तो ये क्या करेगा कि हमारे जो इमेज है उसको कंटेन कर लेगा, उसके अंदर हमारे डिव टैग के अंदर या हमारे कंटेनर के अंदर उसको कंटेन कर लेगा, यानी कि उसके अंदर ले आएगा।
जितना मर्जी बड़ा इमेज होगा ये उसके अंदर आ जाएगा, एक साइड पर आ जाएगा। और अगर मैं कवर बताऊं तो ये कवर क्या करेगा, ये पूरे कंटेनर के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कवर। देखें चारों तरफ इसके जो विड्थ सॉरी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम का जो बॉर्डर है, आप देखेंगे कि उस बॉर्डर के पीछे चला गया है। इसने इसको पूरे डिव टैग की विड्थ और हाइट को कवर कर लिया है, इसको हम कवरिंग कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दूंगा, मैं 100 पिक्सल दे रहा हूँ। तो देखें ये रिपीट हो रही है। अब मुझे इसकी रिपीटेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड की जो रिपीट है वो नो रिपीट कर दो। तो देखें वो जैसे ही मैंने नो रिपीट किया वो रेपिटेशन से ख़त्म हो गई। मैं इसकी जो पैडिंग है वो मैं 60 पिक्सल कर रहा हूँ, 70 पिक्सल इनफ है। अब आपको टेक्स्ट जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड साइज जो है वो 100 पिक्सल कर दिया। अब ये इसने प्रोपोर्शनली इसको विड्थ और हाइट को खुद ही टैकल किया है, विड्थ और हाइट को खुद ही टैकल किया है। देखिए इसको प्रोपोर्शनली उसने इसको ख़राब नहीं होने दिया उसने। लेकिन अगर क्या हो कि मैंने जो पहली वैल्यू मैंने बताया कि ये विड्थ की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हाइट की होती है, तो मैं जैसे इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ तो आप देखें कि अब इसकी जो इमेज जो हमारा है वो ख़राब हो गई है। उसकी जो शक्ल है शेर की, वो देखें लॉयन की जो शक्ल है वो अजीब सी हो गई है। लॉयन की जो शक्ल है वो अजीब सी हो गई, स्ट्रेच हो गई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ ही देते हैं, सिंगल वैल्यू ही देते हैं, ताकि हमारा जो इमेज है उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो ठीक रहे और वो स्ट्रेच भी ना हो। उसके बाद मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन सबसे पहले मैं इसको न्यूमेरिक देता हूँ। मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये 100 पिक्सल लेफ़्ट से राइट की तरफ स्किप हो जाए। अब देखें मैंने इसको सिर्फ एक वैल्यू दी है, तो इसने क्या किया है, इसने ऊपर से नीचे लेफ़्ट की तरफ ले आया और 100 पिक्सल इसको बता दिया। अब हो क्या रहा है, अब हुआ ये है कि मैंने इसको बताया कि मैं इसको पोजीशनिंग जो है वो 100 पिक्सल करना चाह रहा हूँ और 100 पिक्सल ही टॉप से बॉटम करना चाह रहा हूँ, और 100 पिक्सल ही कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेफ़्ट टू राइट यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है। अब ये ऊपर ही क्यों नहीं रही, मैंने आपको बताया है जब हम एक वैल्यू देंगे और मैं इसको अगर टॉप दे दूँ तो देखें अब ये इस तरह रहेगी। मैं चाह रहा हूँ कि 100 पिक्सल टॉप से इधर आ जाए, तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट होगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ ये टॉप सेंटर, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ ही आती हैं, या तो एक स्ट्रिंग होगी या, और अगर मैं राइट दे दूँ तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं लेफ़्ट दे दूँ तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप पर है। और अगर मैं इसको यहाँ पर टॉप दे दूँ तो ये सेंटर में होगी, और मैं 100 पिक्सल कर दूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह मैं इसको अगर 100 पिक्सल दे दूँ खाली, तो ये 100 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाएगी, लेफ़्ट से नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मैं टॉप लिखूँगा तो ये यहाँ पर रहेगी, अगर मैं लेफ़्ट लिखूँगा और अगर मैं बॉटम लिखता हूँ तो ये बॉटम की तरफ काम करेगी। ये राइट लेफ़्ट काम नहीं करती, ये टॉप और बॉटम पर काम करती है। यानी कि मैं 100 पिक्सल इसको लेफ़्ट से आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, और 100 पिक्सल यानी कि मैं इसको ऊपर से नीचे बॉटम की तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं 100 पिक्सल इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और मैं इसको बॉटम पर कर रहा हूँ 100 पिक्सल लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको मैं लेके आ रहा हूँ आगे, और मैं बॉटम पर इसको रखना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं टॉप दे दूँ तो टॉप पर सेंटर आएगा, और अगर मैं 100 पिक्सल दे दूँ तो ये कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लेके आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू के दौरान हम यहाँ पर ही रहेंगे, और मैं जैसे ही बॉटम करूँगा तो ये बॉटम पर आ जाएगी, और अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ टॉप और बॉटम के साथ ही काम करेगी।
अब आते हैं हमारे स्ट्रिंग की तरफ। मैं टॉप पर कर रहा हूँ तो ये टॉप पर आ रही है, मैं लेफ़्ट पर कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट को वर्टिकली सेंटर में मिडल में लेके आ रही है। मैं बॉटम कर रहा हूँ तो ये बॉटम के मिडल पे आ रही है, यानी कि सेंटर में आ रही है। अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो ये राइट के वर्टिकली मिडल पर आ रही है। इसके बाद मैं इसकी जो पोजीशनिंग है वो मैंने आपको बता दी है। सेंटर में हमारा ये डिव के सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को सेंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट टॉप पर आए तो ये राइट टॉप पर आएगी, और अगर मैं चाह रहा हूँ ये बॉटम राइट पर आए तो देखिए हमारी इमेज कहाँ थी, उठा के मैंने इसको कहाँ रख दिया। ये हमारी CSS की पावर होती है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट पर रहे तो ये बॉटम लेफ़्ट पर आएगी। तो इस तरह से हम अपनी इमेज की जो पोजीशनिंग होती है, बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशनिंग होती है, उसको हम इस तरह से टैकल करते हैं। बैकग्राउंड साइज़ को मैंने बता दिया है। बैकग्राउंड साइज़ हमेशा जब हमने बैकग्राउंड इमेज दी होती है तो हम उसके साथ विड्थ और हाइट को अप्लाई नहीं करते, हम उसके साथ बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। और अगर हमने जब नॉर्मली कोई इमेज का टैग लगाया होता है तो हम उसके साथ फिर विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको फिर भी आपको किसी चीज़ की यहाँ तक समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में ब्रीफिंग दे दूँगा। अब मैं इसकी पोजीशनिंग को कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट भी हमने ख़त्म कर दिया। अब मैं बैकग्राउंड यहाँ पर दे रहा हूँ ओरिजिन। अब मैं बैकग्राउंड ओरिजिन में जैसे ही बॉर्डर बॉक्स करूँगा तो आप देखें कि आपका जो इमेज है, हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड के कलर के ऊपर आ गया है और बॉर्डर के पीछे चला गया जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों की जो तवज्जो है वो मैं चाहता हूँ कि इधर ही रहे, इमेज के ऊपर, कोड की तरफ ना आए, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट होने वाले हैं। आप वहाँ पर उसको देखिए। अब मैं बॉर्डर बॉक्स की जगह पर मैं कर रहा हूँ पैडिंग बॉक्स। तो देखें हमारी इमेज जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आ गई। और अगर मैं करूँ इसको कंटेंट बॉक्स तो हमारी इमेज वहाँ पर है जहाँ पर हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। मैं कंटेंट का जो कलर है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट का जो कलर है, वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कलर हमारा हो जाएगा #34540A। आई थिंक ये आपको सही रहेगा, या इसका थोड़ा सा ग्रे ठीक है। आई थिंक ग्रे आपको सही रहेगा, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर कंटेंट बॉक्स कर रहा हूँ। कंटेंट बॉक्स करने के बाद अब मैं इसको दे के देखते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू अप्लाई होती है। इस पर न्यूमेरिक वैल्यू अप्लाई नहीं होती। टूरैम ओरिजिन कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब मैं ओरिजिन की बजाय मैं क्लिप इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लिप में क्या होता है, मैं इसको बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ये वहाँ पर। अब बैकग्राउंड क्लिप के केस में ये बैकग्राउंड कलर भी हमारा टैकल होगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ पैडिंग। अब आप इस कलर की तरफ देखिएगा, हमारा जो कलर है वो निकल कर अंदर की तरफ आ गया, बाहर से अंदर की तरफ आ गया जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट हो रही है। अब पैडिंग के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेंट बॉक्स। जैसे ही मैंने कंटेंट बॉक्स लिखा, आप देखें कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो इधर आ गया है हमारे कंटेंट के बिल्कुल पास पास। अब जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर ही पड़ी है, इस जगह पर। वो इमेज हमारी इधर ही पड़ी हुई है, वो इमेज कहीं गई नहीं है, ठीक है। अब उस इमेज को मैं बिल्कुल यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ, इस जगह के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस इमेज, आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैडिंग को अप्लाई किया हुआ है 70 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इस्तेमाल करूँगा बैकग्राउंड
पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उसको। अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन को कर रहा हूँ 70 पिक्सल मैं लेफ़्ट से राइट ला रहा हूँ और 70 पिक्सल ही मैं टॉप से बॉटम ला रहा हूँ। तो देखें मेरी बिल्कुल जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब जो इमेज का जो साइज़ है मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 30 पिक्सल। मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे मैंने इमेज का जो साइज़ है वो 30 पिक्सल कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट की जो इंडेंट है, क्योंकि टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और टेक्स्ट इंडेंटेशन को मैं 30 पिक्सल कर दूँगा। अब आप देखें कि हमारा यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है। अब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने ये कितनी आसानी के साथ इसको अप्लाई कर लिया है। आप सोच सकते हैं कि मैंने इसको कितनी आसानी के साथ अप्लाई कर लिया है। अब अगर मैं चाहूँ इसको एक से ज़्यादा चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। मसलन कैसे, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और मैं जा रहा हूँ अपने इसके अंदर और इसको मैं ओपन विथ करता हूँ विजुअल स्टूडियो और मैंने इसकी जो CSS फाइल है इसको Ctrl+V कर दिया और Ctrl+S कर रहा हूँ ताकि ये सेव हो जाए। अब मैंने एक और डिव क्रिएट किया, div.1 के नाम से उसको क्लास असाइन कर दिया और उसमें लॉरम इप्सम लिख दिया। ठीक है, इसमें मैंने लॉरम इप्सम लिख दिया। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखें कि यहाँ पर वो ही इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट थोड़ा सा थोड़ा लिखा हुआ था तो इस वजह से थोड़ा आ रहा है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ तो वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं इसको पैडिंग को 80 पिक्सल कर दूं तो देखें क्या हो रहा है, हमारा जो इमेज है वो डिस्टर्ब हो गया है। मुझे यहाँ पर भी 80 पिक्सल करना पड़ेगा बैकग्राउंड पोजीशन को। मैं इसको दोबारा 70 कर रहा हूँ तो ये देखें 70 हो गया। तो अगर मैं इस वक्त इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ तब आप देखें कि आपका ये इफ़ेक्ट आ रहा है। मैंने एक इमेज लगा दी है, साथ इमेज के साथ मैंने इसका आगे फर्दर टेक्स्ट लिख दिया है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को अगर आप टैकल करना चाह रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने लिखी हुई है, ये मैं जिस पर भी मैं जाकर 1 अप्लाई करूँगा ये मुझे इसी तरह का इफ़ेक्ट दे देगा। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लूँ और लॉरम लिख लूँ और इसको मैं क्लास असाइन कर दूँ कौन सी 1, सेव किया। सेव करने के बाद मैं जैसे यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा अब आप देखें यहाँ पर नीचे भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर जो चीज़ आ रही है आप देखें कि इसके और इसके दरमियान पर मार्जिन आ रहा है, लेकिन इस डिव टैग और इस डिव टैग के दरमियान मार्जिन नहीं आ रहा है। एक बात बता दूं कि पैराग्राफ के ऊपर पहले से ही मार्जिन अप्लाई होता है, कुछ 8 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पर या 16 पिक्सल कुछ इस तरह करके होता है, लेकिन डिव टैग के ऊपर कोई भी मार्जिन पहले से अप्लाई नहीं होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ख़ुद से भी टैकल करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट अचीव करें। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, आपको इस तरह का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जिससे आप अपनी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ लगी होगी, मज़ा आया होगा। इस इशू को रिसॉल्व करने का तरीका जब मैंने बताया होगा तब आपको मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ भी लगी होगी, और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, मैं आपको उसके बारे में मज़ीद ब्रीफिंग भी दे दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, ताकि आपको इश्यूज़ का पता रहे, आपको अपने डॉक्यूमेंट के फ़्लो का पता रहे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के फ़्लो के अंदर किस तरह से इश्यूज़ आते हैं और आपको उनको किस तरह टैकल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की, इस बैकग्राउंड इमेज के बारे में समझ लग चुकी होगी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लग चुकी होगी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रह गई है, वो मैं आपको जल्दी से अप्लाई करके बता देता हूँ। ब्लेंड मोड हमारा रह गया है, वो मैं जल्दी बता देता हूँ आपको
कि हमारा ब्लेंड मोड क्या होता है। मैं इसको बैकग्राउंड साइज़ को मैं इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल और कंट्रोल ए और सी, और मैं जाकर यहाँ पर स्टाइल पर कंट्रोल ए और वी कर रहा हूँ। और जैसे ही और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये रहा टेक्स्ट, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके इसको रिफ़्रेश करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिप की प्रॉपर्टी के साथ ऐसे ही होता है। मैं इसको यहाँ पर रेपिटेशन इसकी मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। और मैं इसके अंदर जो है ब्लेंड मोड की मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ जल्दी से। और लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में देखें, जैसे मैं ब्लेंड मोड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट खुल जाएगी। ये सारी की सारी वही लिस्ट है जो हमारी फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और लाइटरूम में आती है। मैं जैसे कलर करूँगा तब आप देखें यहाँ पर कलर हमें क्या दिखा रहा है, अजीब सा ही कुछ दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर कलर बर्न करूँगा तो देखिए ये हमारे पास किस चीज़ का इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। अगर मैं कलर डॉज करता हूँ तो ये देखें, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास क्या आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको ह्यू करूँगा तो ये अजीब से कलर उठा के ले जाता है। उसके बाद लूमिनोसिटी होता है, लूमिनोसिटी, तो ये देखें हमारे पास लूमिनोसिटी भी आ जाता है। ये कलर इफ़ेक्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये कुछ ओवरले की तरह ही काम करता है। ये ओवरले, इसको हम ओवरले कहते हैं। तो जब हम अक्सर आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड के ऊपर बड़ी सारी इमेज होती है और उसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा होता है, तो इस तरह से हम करवा सकते हैं। और अगर मैं इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालना चाह रहा हूँ, मसलन मैं कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, कंटेंट, कंट्रोल वी, और मैं लिखवा रहा हूँ बिफ़ोर कर लेते हैं। बिफ़ोर में मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ कंटेंट रखवाना चाह रहा हूँ, कंटेंट है, और उस कंटेंट के अंदर है हमारा H1 टैग, और H1 टैग क्लोज हो गया। उसमें मैं रखवाना चाह रहा हूँ कुछ हेडिंग होती है हमारी लाइन, इसको इस तरह नहीं, लाइन इमेज, इसके ऊपर यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको मैंने कलर, उस समय टेक्स्ट का कलर मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें मैंने टेक्स्ट भी रखवा दिया है क्योंकि मैंने पैडिंग इस पर अप्लाई की हुई है, तो इस वजह से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं पैडिंग को ख़त्म कर दूँगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पैडिंग चाहिए ताकि मुझे आपको इफ़ेक्ट भी तो दिखाना है, ठीक है। ये बिफ़ोर और आफ्टर के केस में हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये लाइन इमेज है, मैं इसको यहाँ पर रखवा रहा हूँ। तो ये हमारा ब्लेंड मोड होता है, लूमिनोसिटी होती है। स्क्रीन के केस में आप देखेंगे बिल्कुल ही अजीब सा केस हमारे पास ले आता है। उसके बाद मैं इसको रखवाना चाह रहा हूँ स्क्रीन के बाद हमारे पास होता है लाइटन में ये बड़ा अजीब सा इफ़ेक्ट देते। तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये अब आपने ख़ुद देखने हैं और किस तरह देखने हैं ये अब आपको पता है कि आपके पास कौन कौन से कलर्स स्कीमिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको अगर ब्लेंड मोड में किसी चीज़ की कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी इतना वो ख़ास इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को वो पता लगे जो डेवलपर्स बैक एंड पर बैठ कर करते हैं, जो इतने अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, वो किस तरह करते हैं। वो इसी तरह करते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टीज़ को समझने के साथ साथ उनके पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में इल्म काफ़ी होता है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज़्यादा आप अच्छा इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाज़िर होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।